नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने इस एएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं सीईटी की जर्नल साइंस। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जर्नल साइंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, और हम पढ़ेंगे जर्नल साइंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, हम कोई जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही चले। जो टॉपिक पहले, जो मजेदार टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा, पहले हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों, फिर जो बाकी के रह जाएंगे हम उसको बाद में कर लेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और रक्त के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक है? एक तो आपके पहला टॉपिक है रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा ना आपने कि राजेश का ब्लड ग्रुप बी है, ब्रिजेश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, ऐसे बोलते हैं ना, उसे रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे रक्तदान के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना ही होगा कि उस बंदे का ऑपरेशन है और इतने यूनिट ब्लड मांग रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो उस बंदे की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। होता है ना कई बार ऑपरेशन में ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज है, जैसे ब्लड कैंसर होता है या कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की बीमारियों में भी ब्लड चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। और एक बंदे का ब्लड जब अपन दूसरे बंदे को चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्तदान बोलते हैं। इसके बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे RH कारक के बारे में। ये RH फैक्टर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप बने रहिए और जर्नल साइंस को एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, रक्त समूह के बारे में तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि ये रक्त चीज क्या है। रक्त को अपन क्या बोलते हैं? बिल्कुल देसी लैंग्वेज में खून। क्या बोलते हैं इसको? अपन खून बोलते हैं। और विज्ञान की भाषा में इसे रक्त या रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप रक्त, रुधिर, खून, तो थोड़ा हम साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ, रक्त क्या है? सबसे पहली बात तो रक्त होता क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। देखो, हम पता लगाते हैं, इधर देखिए क्या है इसका मतलब। तरल मतलब होता है पानी जैसा लिक्विड। अब बताओ, चोट लगती है तो रक्त बहता है या नहीं बहता है? बहता है ना चोट लगने पर, तो बहने का मतलब है तरल है। ठीक है दोस्तों, ये संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक का मतलब है दोस्तों कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है ना, वो ब्लड के द्वारा ही एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने एक टेबलेट ली, गोली खाई आपने, ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है, आपने गोली खाई, ठीक है, वो पेट में जाएगी गोली, और पेट से वो गोली बेटा एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंच जाएगी? वो गोली पहुंच जाएगी पैर के अंदर। कौन पहुंचा रहा है उसको? रक्त पहुंचा रहा है। ठीक है, रक्त के द्वारा ही शरीर के ऑर्गन एक दूसरे से क्या रहते हैं? संयोजित रहते हैं। क्या रहते हैं? संयोजित रहते हैं। जो रक्त अभी मेरे पैर में बह रहा है ना, वही थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में बहेगा, वही थोड़ी देर बाद मेरे ब्रेन में बहेगा। तो मेरे सारे ऑर्गन संयोजित है रक्त के द्वारा। तो बेटा, रक्त तरल होता है, संयोजी होता है। और उत्तक का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं ना, जो हमारी मांसपेशियां, हड्डियां वगैरह, ये सब उत्तक से ही बने हुए होते हैं। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है मानव के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, स्वस्थ मानव के अंदर। अब कई बोलते हैं सर क्या बच्चे के अंदर भी मिलेगा क्या? नहीं, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक जैसे 18 या 20 साल का या 30 साल का एक बंदा है, बिल्कुल फिट है, तो उसके अंदर लगभग कितना ब्लड हो सकता है? अप्रोक्सीमेट 5 लीटर तक ब्लड हो सकता है। अब अपन पढ़ेंगे रुधिर के संगठन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? संगठन के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर का संगठन क्या होता है? रुधिर के अंदर 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। ब्लड के 2 भाग हैं। कितने भाग है ब्लड के? 2 भाग है। एक तो होता है तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और रक्त के अंदर कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं दोस्तों। जैसे अपन चाय बनाते हैं ना, भगोनी के अंदर चाय बनाते हैं, ठीक है, जैसे भगोनी में चाय होती है, चाय के अंदर आप देखते होंगे अदरक, चाय की पत्ती, ये सब कुछ भी होती है। तो रक्त भी बिल्कुल वैसा ही है।
ठीक है, तो जो अदरक चाय की पत्ती है वो तो क्या हो गई, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं हो गई, और जो वो तरल चाय है वो क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। हमारे रक्त में दो पार्ट है, एक पार्ट तो होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड जो पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये रक्त का 55% होता है, मतलब रक्त में आधे से भी ज्यादा तो क्या होता है, लिक्विड तरल प्लाज्मा पाया जाता है। और रक्त के अंदर दोस्तों 45% भाग कोशिकाएं होती है, जिन्हें कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। रक्त का आधे से ज्यादा भाग क्या है, रक्त का आधे से ज्यादा भाग दोस्तों प्लाज्मा है, 55% होता है। क्या होता है ये, 55% होता है। अब ये जो प्लाज्मा है ये तरल क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये इसलिए तरल है, ये इसलिए लिक्विड है क्योंकि इसमें 90% वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त में ऐसा क्या होता है जिसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, तो रक्त में प्लाज्मा होता है जिसमें 90 से 92% तक वाटर पाया जाता है। बेटा रक्त के अंदर दो पदार्थ और पाए जाते हैं, रक्त के अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और रक्त में कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। जबकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं। तो देखते हैं अपन कि रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और क्या क्या पाया जाता है, एक तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या काम है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम है परासरण दाब उत्पन्न करना। हमारे रक्त में एक दाब पाया जाता है जिसे परासरण दाब कहते हैं, और उस दाब को संतुलित करने का कार्य कौन करता है, हमारे रक्त के प्लाज्मा में पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अभी परासरण क्या है अगर मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये तो गलत बात है ना। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, दूसरे नंबर पर है ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है दोस्तों, क्या है ये, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन। और इसका मेन फंक्शन क्या है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती है हमारी ब्लड में। क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरक्षियां हमारे शरीर में कोई भी अगर रोगाणु आ जाए, जैसे कोरोना वायरस आ जाए हमारे शरीर में, या कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उसको किल कर देती है, उसको मार के भगा देती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन, क्या फंक्शन है इसका, अल्फा बीटा परिवहन करना और गामा एंटीबॉडी का निर्माण करना। पूरी लाइन में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इस पूरी लाइन का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी बनाती है और रोगाणुओं को मारकर भगा देती है। दोस्तों जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें एक प्रोटीन और होती है जिसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर का स्कंदन करती है, या अपन बोले तो रक्त का थक्का बनाती है। क्या बनाती है, थक्का बनाती है। चोट लग गई, चोट लगते ही खून बहने लग जाता है, लेकिन आप देखेंगे वो खून थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के बाद फिर उस चोट से खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों हुआ वो गाढ़ा, क्या कहते हैं उस गाढ़ेपन को, उसको कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। चोट लगने के बाद ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है और बहना बंद हो जाता है चोट से, उसे बोलते हैं रुधिर का थक्का बनना। और रुधिर का थक्का बनने में कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प कर रही है। दोस्तों इसी प्रकार से प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी पाई जाती है, और ये भी फाइब्रिनोजन के साथ में मिलकर रुधिर का थक्का बनाती है, जिसे रुधिर स्कंदन कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है। देखिए यहां पर जय भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना आप। ग्लूकोज
ग्लूकोज एक ही बात है, ग्लूकोज होता है प्लाज्मा के अंदर। ग्लूकोज पोषक पदार्थ है। ये प्लाज्मा में ग्लूकोज आया कहां से? जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो डाइजेस्ट होता है। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है और रोटी डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में टूट जाती है। ये ग्लूकोज हमारी आंत में अवशोषित होकर हमारे खून में मिल जाता है, हमारे प्लाज्मा में चला जाता है। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज एक पोषक पदार्थ है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए ग्लूकोज को अपन कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जो होता है ना दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज एक कोशिकीय ईंधन है। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया ना कि हमारे प्लाज्मा में कुछ अकार्बनिक लवण या पदार्थ पाए जा रहे हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है। हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ये क्या है? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं 45% भाग क्या है रक्त का? कणिकाएं, जिसे रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं। 3 प्रकार की होती है ये, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। सबसे पहले अपन देखेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में। ये रक्त का 45% भाग बनाती है। और कितने प्रकार की है दोस्तों? ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहला प्रकार कौन सा है? लाल रुधिर कणिकाएं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पकल्स और एरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत सामग्री इकट्ठी करके लाया हूं यहां वहां से। ठीक है। तो आप इस वीडियो को है ना पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि आपके साथ और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है। बहुत अच्छा मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है। आपको ये समझ लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। चाहे आपका सीईटी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएएस का हो, जहां पर भी ब्लड वाला टॉपिक है मैं सारा का सारा कराऊंगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। बस आपको वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लेना है ताकि आपको रक्त अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। रुधिर कणिकाएं रक्त का 45% भाग बनाती है। और कौन कौन सी है? एक तो है पहले नंबर पे लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे रेड ब्लड कार्पकल्स या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। खून में या रक्त में सबसे ज्यादा जो रुधिर कणिकाएं पाई जाती है ना, वो लाल रुधिर कणिकाएं होती है। 99% भाग बनाती है रुधिर कणिकाओं का। ये कितने प्रतिशत भाग होती है? 99% भाग होती है। दोस्तों ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, ये केंद्रक रहित होती है, वर्ताकार होती है, उभयावतल होती है। केंद्रक रहित का मतलब क्या है कि ये जो कोशिकाएं है ना, इनमें जो केंद्रक होता है ना, वो पाया ही नहीं जाता है। क्या नहीं होता है इसके अंदर? इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इसमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। वर्ताकार तो है ही, देखो गोल बना दी ना मैंने, वर्ताकार है। और उभयावतल का मतलब क्या है? ऐसी होती। केंद्रक नहीं होने के कारण ये बीच में से पिचकी हुई रहती है। ठीक है। जैसे वो आता है ना, वो ढोकला सा आता है, गुजराती ढोकला, बीच में से दबा हुआ होता है, वैसी होती है बिल्कुल। ठीक है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। क्या होता है मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। दरअसल जो रुधिर कणिकाएं होती है या रुधिर की जो कोशिकाएं होती है, इसको गिनते कैसे हैं? एक स्लाइड होती है, ऐसी स्लाइड होती है, और इस स्लाइड के ऊपर एक है ना, बीच में एक ऐसा कांच की पट्टियों को स्लाइड कहते हैं, है ना। और इसके बीच में एक बॉक्स बना रहता है, और ये बॉक्स भी छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड रहता है। ठीक है।
एक जो बॉक्स होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो जब गिनते हैं तो गिनने पर कितनी आती है? महिला में 1 घन मिलीमीटर एरिया के अंदर 47 लाख आरबीसी आती है गिनने पर। ठीक है दोस्तों, तो महिलाओं में संख्या कितनी होती है? 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, यानी कि 1 घन ब्लड के अंदर 47 लाख आरबीसी होती है, जबकि पुरुषों के 1 घन ब्लड के अंदर 52 लाख आरबीसी होती है। कितनी होती है? पुरुषों में इनकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, एमएम होती है। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे 11th क्लास की बुक के अंदर दोस्तों, तो वहां पर महिला और पुरुष के बारे में ना देखे पूरा एक साथ ही बता दिया। जैसे एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर होती है। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान। आरबीसी में आयरन से बना हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक श्वसन वर्णक होता है और इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी का नाम ही क्या है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पेकल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। लाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक लाल रंग का पदार्थ होता है। जैसे पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि पत्तियों में हरे रंग का पर्णहरित होता है। वैसे ही आरबीसी लाल क्यों होती है? क्योंकि इनमें रेड कलर का क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आयरन से बना हुआ प्रोटीन का अणु है हीमोग्लोबिन। आयरन को विज्ञान की भाषा में अपन हीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रुधिर कणिकाओं का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बंध कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। दोस्तों यहां पर क्या आएगा? ओसी नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, यानी कि 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये 1 डेसीलीटर कितना होता है? 1 डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml ब्लड। कितना होता है? 100 ml ब्लड, 100 मिलीलीटर ब्लड। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है कि आरबीएससी की बुक में तो क्या बताया गया है दोस्तों कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जीवन का, ठीक है ना, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आरबीसी जो कोशिकाएं होती है, इसकी उम्र कितनी होती है? इसकी उम्र होती है 120 दिन, यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी कोशिका का 120 दिन होता है। और जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। मतलब जो आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वो 120 दिन बाद नष्ट हो जाती है और नई आरबीसी अस्थि मज्जा में से बनकर आती रहती है। अब आप बोलेंगे अस्थि मज्जा क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जैसे मैं बोलूं एक कोई बंदा है, ठीक है, और आपको पता है ये उसकी थाई बोन है, ठीक है, ये उसकी जांग की हड्डी है। तो जो बेटा जो जांग की जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की और खोखली भी होती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। थाई की हड्डी में, जांग की हड्डी के फीमर बोलते हैं, फीमर, और इस हड्डी में एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को ही क्या बोलते हैं अपन? अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अस्थि मज्जा कहते हैं। और इस अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है दोस्तों? आरबीसी का निर्माण होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि हड्डियों के अंदर खोखले स्थान में लिक्विड भरा रहता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, और अस्थि मज्जा के द्वारा ही लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये लाल रुधिर कणिका नष्ट कहां होती है?
हमारी बॉडी में जैसे लंग्स होते हैं ना, जैसे लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा, यानी कि इंग्लिश में से स्प्लीन भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं बनती तो हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में है, लेकिन नष्ट या विघटित कहां जाकर होती है? प्लीहा के अंदर होती है। इसलिए प्लीहा को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या है ये? आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। ठीक है। और बेटा थोड़ी बहुत आरबीसी लीवर यानी कि यकृत के अंदर भी विघटित होती है। कंफ्यूज मत होना। देखो वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में जो एबीसीडी वाले ऑप्शन आएंगे उसमें क्वेश्चन क्या आएगा? लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं, या तो ऐसा आएगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि लाल रुधिर कणिकाएं कहां नष्ट या विघटित होती है। तो ए ऑप्शन में जैसे आ जाएगा हार्ट आ जाएगा, बी के अंदर फीमर आ जाएगा, सी के अंदर क्या आ जाएगा? सी के अंदर जैसे लंग्स आ जाएगा, और डी के अंदर जैसे क्या आ गया? स्प्लीन आ गया। तो सही उत्तर क्या होगा? स्प्लीन होगा, प्लीहा होगा। यकृत और प्लीहा दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में यकृत दिखे और प्लीहा दिखे, दोनों एक साथ अगर दिया हुआ भी हो, तो आप टिक किस पर करेंगे? प्लीहा पर टिक करना। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लीहा ना हो और यकृत हो, तो यकृत पर टिक कर देना। पहली अपॉर्चुनिटी प्लीहा को देना, सेकंड यकृत को देना। कार्य क्या है आरबीसी का? O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये वाली बात आपको क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार की जो रुधिर कोशिकाएं या जो रुधिर कणिकाएं होती है ना दोस्तों हमारे रक्त में, वो कौन सी होती है? वो होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पकल्स भी कहते हैं। इसको अपन श्वेताणु या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। हां, मैं एक बात आरबीसी के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, अब याद आई मुझे। उसको क्या बोलते हैं अपन? जो आरबीसी थी ना, आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पिकल्स और एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। शायद बता दिया था मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं अपन अब। हाँ, डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं? श्वेताणु या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये श्वेत कलर की होती है। क्यों होती है भैया श्वेत? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक पाया ही नहीं जाता है। जैसे मैं बता रहा था ना, पत्तियों में हरे रंग का पर्णहरित होता है, लाल रुधिर कणिकाओं में गुलाबी रंग का हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कोई भी कुछ पाया ही नहीं जाता है, इसलिए सफेद कलर की होती है, इसलिए इसे श्वेताणु कहते हैं। केंद्रक होता है, इसमें गोल होती है, रंगहीन होती है, ऐसी होती है। देखो अनियमित आकृति की ऐसी होती है, और अंदर एक मोटा सारा केंद्रक पाया जाता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। संख्या कितनी होती है? जहां भैया उसमें 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड था, ठीक है ना, जबकि यहां संख्या कितनी है डब्ल्यूबीसी की? 7000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। मतलब कि 1 मिलीमीटर रक्त के अंदर 7000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं हैं। आपसे कोई पूछे कि रक्त के अंदर सबसे कम संख्या में कौन सी रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, तो आप बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल सबसे कम होती है। और अगर इनकी संख्या बढ़ जाए, 7000 से ज्यादा हो जाए, जैसे 10,000 हो जाए, 50,000 प्रति घन मिलीमीटर हो जाए, तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगर ये बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर का प्रकार है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर कितना दे रखा है दोस्तों? 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर ये संख्या दी हुई है। ठीक है, तो देखो एवरेज तो वही आएगा ना, 6000 से 8000 का 7000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे कि जहां रक्त के अंदर 600 आरबीसी होगी ना, जितनी ही रक्त में उसकी तुलना में 1 आरबीसी होगी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का अनुपात है 600:1, यानी कि 600 आरबीसी पर केवल 1 ही डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या लसीका उत्तक में होता है। हमारे शरीर में एक उत्तक होता है,
जिसे लसिका उत्तक कहते हैं। मैं बताऊंगा क्या होता है, सब बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो आप सुन लें कि हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होता है, लसिका उत्तक होता है, उन दोनों ही जगह पर WBC का निर्माण होता है और इसका जीवन काल जो होता है 4 से 5 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाएं जहां स्प्लीन या यकृत में जाकर नष्ट हो रही थी, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं तो रुधिर में ही नष्ट हो जाती है, ये कहीं नहीं जाती, जहां रहती है वहीं क्या हो जाती है, रोगाणुओं से लड़ती लड़ती क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हां भैया, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इन्हें पुलिस कोशिकाएं, इन्हें पुलिस कोशिकाएं या सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया सैनिक कोशिकाएं? क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़के हमें बचाती है। शरीर में कोरोना वायरस आ गया या कोई भी बैक्टीरिया आ गया तो WBC उसे मारकर नष्ट कर देती है। अब अपन देखेंगे WBC के प्रकार। ठीक है, WBC के प्रकार। WBC 2 प्रकार की होती है, सुनना, आप सुने। कुछ WBC ऐसी होती है दोस्तों जिसमें ना कण पाए जाते हैं, इससे वो तो कहलाती है कणिकाणु। और कुछ WBC होती है जिसमें केवल एक केंद्रक मिलता है और किसी भी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते हैं, वो अकणिकाणु होती है। तो WBC 2 प्रकार की होती है। कणिकाणु, इसमें छोटी छोटी कणिकाएं या कणिकाणु पाए जाते हैं, जबकि दूसरा प्रकार होता है WBC का अकणिकाणु और इसमें किसी भी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते हैं। ये इसमें कण पाए जा रहे हैं और इसमें कण नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों जो कणिकाणु है ना वो भी कितने प्रकार की है? कणिकाणु भी 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जबकि अकणिकाणु कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, एक केंद्रकाणु और लसिकाणु। देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कणिकाणु क्या होती है? WBC के प्रकार के नहीं, 2 प्रकार की। किसकी उपस्थिति के आधार पर? कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। जिस WBC के अंदर कणिकाएं मिलेगी वो कणिकाणु है और जिसमें कणिकाएं नहीं है वो क्या है? अकणिकाणु है। अब कणिकाणु भी 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स है। एक सेकेंड में थोड़ा इसे ठीक कर देता हूं। यह है न्यूट्रोफिल। क्या है ये? न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और कौन सी है? इओसिनोफिल्स है। और तीसरी कौन सी है? बेसोफिल्स है। कौन सी है? बेसोफिल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कणिकाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कणिकाणु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करूं? चलो ठीक है। देखो कणिकाणु 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे पहले अपन देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। सीधी सी बात है भैया, इनमें कणिकाणु पाई जाती है। जो कणिकाणु मतलब क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स में कणिकाएं होती है, कण होते हैं छोटे छोटे, जो कि अम्लीय क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती है। और दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिल के नाम से भी जानते हैं। जैसे समझो आप, जैसे मैं बोलूं ये न्यूट्रोफिल्स है, इसमें कणिकाएं हैं। जब आप इस पर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं? अभिरंजक बोलते हैं। चाहे आप इस पर अम्लीय अभिरंजक डालो, अम्लीय अभिरंजक और क्षारीय अभिरंजक। ये अभिरंजक क्या होते हैं? अभिरंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका या कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को रंग देते हैं, रंगीन बना देते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं या कोशिका के अंग हमें माइक्रोस्कोप में रंग बिरंगे, चमकीले और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो जब आप इन्हें रंगोगे, इन कोशिकाओं को जब आप रंगोगे, तो इनको रंगने के लिए अम्लीय व क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों की आवश्यकता होती है और ये हल्के बैंगनी रंग में अभिरंजित हो जाती है।
अब देखो अम्ल और क्षार दोनों इस पर डाल रहे हैं, तब ये बैंगनी रंग की दिखाई देती है इसकी कणिकाएं। तो अम्ल और क्षार डालना, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते, नहीं हो जाते? हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है वो न्यूट्रोफिल्स ही होती है। देखो ये WBC की, व्हाइट ब्लड सेल की 62% तक होती है, जबकि एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा 60 से 65% तक होती है। अब आप बोलेंगे सर आप ये भी बता रहे हो वो भी बता रहे हो, अरे कंफ्यूज मत हो, या तो ऑप्शन में आपको 62 ही मिलेगा या ऑप्शन में आपको 60 से 65 मिलेगा। आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। ये कोशिकाएं कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। ये कहां जा सकती है? ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। ये कोशिका कहां जा सकती है? ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। मतलब जो ये WBC है ना, ये दूसरी कोशिकाओं के अंदर घुस सकती है, और दूसरी कोशिकाओं के अंदर घुसकर जो छोटे मोटे जो रोगाणु हैं, ये जो रोगाणु है ये क्या है? ये जो रोगाणु है इस रोगाणु को ये मार सकती है। मतलब जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो कोशिका भित्ति को पार करती हुई किसी कोशिका में घुस जाती है और कोशिका में पाए जाने वाले रोगाणुओं को किल कर देती है, मार देती है। ये रोगाणुओं का भक्षण कर सकती है। भक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको खत्म कर देती है, मार देती है। भक्षण करने का मतलब खा जाती है, रोगाणुओं को खींच लेती है अपने अंदर और उसका भक्षण कर देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरे प्रकार की जो कणिकाणु थी ना या ग्रेन्युलोसाइट थी, वो कौन सी थी? इयोसिनोफिल्स। कौन सी थी? इयोसिनोफिल्स हो गई। और सीधी सी बात है, इसका नाम इयोसिनोफिल्स क्यों है? क्योंकि एक रंगीन पदार्थ होता है, एक अभिरंजक होता है जिसे इयोसिन कहते हैं। जब इसे इयोसिन डालोगे ना आप इसके ऊपर, तो इयोसिन के द्वारा ही अभिरंजित होगी, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया अपन ने? इयोसिनोफिल्स कहते हैं। इसके जो कण होते हैं वो अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होते हैं, इसलिए इस कोशिका को इयोसिनोफिल्स कहते हैं। और इसमें कोशिका पायन, कोशिका भक्षण की क्षमता होती है। कोशिका पायन और कोशिका भक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये जो WBC होती है ना, अगर ये किसी लिक्विड सबस्टेंस को या ऐसे रोगाणु को जिसमें लिक्विड है, उस लिक्विड को जब ये अपने अंदर, ये कोई लिक्विड है, जब ये लिक्विड को अंदर अपने अंदर खींच लेती है और उसको नष्ट कर देती है तो इसे कोशिका पायन कहते हैं। और अगर ये जब किसी ठोस चीज को अपने अंदर खींच लेती है, किसी ठोस बैक्टीरिया को, तो इसे भक्षण कहते हैं। तो इनमें कोशिका पायन व कोशिका भक्षण की क्षमता होती है। कोशिका पायन मतलब कोई ऐसा रोगाणु है जो कोई जहरीला लिक्विड बना रहा है, तो उस लिक्विड को अपने अंदर जब ये पी लेती है, खींच लेती है, तो इसे कोशिका पायन कहते हैं। और जब पूरी के पूरे रोगाणु या वायरस को अपने अंदर खींच के खा जाती है, खत्म कर देती है, तो इसे भक्षण कहते हैं। तो बेटा न्यूट्रोफिल में तो केवल भक्षण की क्षमता थी, जबकि इयोसिनोफिल्स में कोशिका पायन और कोशिका भक्षण दोनों की ही क्षमता होती है। और हां, आपसे अगर पूछा जाए कि शरीर में जब एलर्जी होती है तो कौन सी WBC की संख्या बढ़ जाती है या कौन सी WBC सहायक होती है, तो इयोसिनोफिल्स होती है। संक्रमण व एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है, संक्रमण व एलर्जी से बचाती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक गुण का मतलब है एलर्जी से बचाने वाले गुण को ही क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिनिक गुण कहते हैं। और ये WBC की होती है 2.5%, जबकि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है 2 से 3%। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको 2.5 मिलेगा या 2 से 3% लिखा हुआ आएगा। कंफ्यूज नहीं किया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन में 2.5 भी आ गया, एक ऑप्शन में 2 से 3%, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको सारी नॉलेज दूं, आधी अधूरी ना दूं। ठीक है, तो WBC की कितनी होती है? 2.5% होती है ये। और एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है दोस्तों 2 से 3% होती है। तीसरे प्रकार की कणिकाणु कौन सी है? बेसोफिल्स। और ये क्षारीय अभिरंजक मिथाइल ब्लू से नीले रंग में अभिरंजित हो जाती है। ये लाइन क्या आ रही है कि इयोसिन से अभिरंजित हो जाती है, अम्लीय क्षारीय से अभिरंजित हो जाती है? क्या है ये? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा।
अरे अभी पड़ेगा पल्ले। सुनो मेरी बात, जो भी कोशिकाएं होती है ना, या जैसे WBC हो गई, कोशिका ही है। जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे ना दोस्तों, तो वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। क्या नहीं दिखाई देगी? साफ नहीं दिखाई देगी आपको। लेकिन लैब में ऐसे कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं, जब भी कोशिका को आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है ना, तो आप उन रंगीन पदार्थों को उन कोशिकाओं के ऊपर डाल देंगे, एक दो बूंद, तो जो कोशिकाएं होती है ना, वो उन रंगीन पदार्थों को सोख लेती है और रंगीन हो जाती है। और आपको पता है, एक रंगीन चीज माइक्रोस्कोप में बहुत सुंदर और अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो जब क्षारीय अभिरंजक मिथाइल ब्लू अपन डालते हैं ना उसके ऊपर, बेसोफिल्स पर, तो ये नीले रंग की चमचमाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको 4 तरह की कोशिकाएं दे दी और चारों कोशिकाओं के ऊपर मैंने क्या डाला? मिथाइल ब्लू अभिरंजक की एक एक बूंद डाल दी। जो कोशिका माइक्रोस्कोप में नीली दिखाई देगी, वही कोशिका कौन सी है? बेसोफिल्स है। अब समझ में आ गई बात आपको? हाँ, ठीक है। और दोस्तों, ये जो बेसोफिल्स होती है, ये हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन उत्पन्न करती है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से, संक्रमण से बचाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सीरोटोनिन या हिपेरिन या हिस्टामिन का स्त्रवण कौन सी WBC द्वारा किया जाता है? तो बेसोफिल्स द्वारा किया जाता है और शोधकारी क्रियाओं के अंदर यह सम्मिलित होती है। शोधकारी नहीं है, ये शोधकारी है। क्या है ये? शोधकारी क्रियाएं हैं। शोधकारी क्रियाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? शोधकारी क्रियाओं का मतलब होता है कि अगर शरीर में कहीं पे सूजन हो जाए, लंबे समय से कोई संक्रमण है, तो जलन होने लग जाएगी, सूजन होने लग जाएगी, तो सूजन से, जलन से, इन्फ्लामेशन से बचाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? बेसोफिल्स है। शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है और ये हमारे ब्लड में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC होती है। सबसे कम 0.5 से 1% ही ये होती है। सबसे ज्यादा कौन सी थी? न्यूट्रोफिल्स थी। और सबसे कम कौन सी है दोस्तों? सबसे कम है बेसोफिल्स। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे अपन कणिकाणु कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? अकणिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकणिकाणु कहते हैं। इधर आप देखिए, अकणिकाणु, इसे इंग्लिश में एग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट को अपन क्या कह सकते हैं? एक केंद्रकाणु, और लिम्फोसाइट को लसीकाणु कहते हैं। तो अकणिकाणु जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रकाणु और लसीकाणु। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट्स के बारे में। ये भी भक्षणकारी प्रकृति की होती है, रोगाणुओं को खा जाती है, उनका भक्षण कर देती है, पकड़ के खींच लेती है अपने अंदर और सपाचट कर जाती है। जैसे शादी में नहीं हो जाता है, कभी कभी भीड़ ज्यादा आ जाती है तो भैया दाल में पानी डालना पड़ता है, तो वैसे सपाचट कर जाती है। क्या कर जाती है? वैसे सपाचट कर जाती है। ठीक है, और ये रक्त से उत्तकों में आ सकती है। कहां से कहां आ सकती है? रक्त से उत्तकों में आ सकती है। समझो, ये उत्तक क्या होते हैं? ये बॉडी का ये हमारा हाथ है भैया। क्या ये हमारा एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा हाथ है? ठीक है, चलो ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? कोशिकाएं पाई जा रही है। ठीक है, हाथ ऑर्गन है। सुनो, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और एक ही प्रकार के उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दोस्तों, जो अंग होते हैं वो उत्तकों से मिलकर बने हुए होते हैं, उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो ये रुधिर में पाए जाने वाली जो WBC है ना, ये WBC मालूम है कहां जा सकती है? ये WBC कोशिकाओं के अंदर घुस सकती है और कोशिकाओं में घुसकर, ये देखो, कोशिकाओं में घुसकर ये बड़े आकार की हो जाती है। क्या होती है? मोनोसाइट किसी भी कोशिका के अंदर घुस जाती है, जहां भी ये मोनोसाइट ऐसे घूमती रहती है जासूस की तरह। ठीक है, और जैसे ही इसको पता लगता है कि क्या सामने वाली कोशिका में कुछ गड़बड़ है, ये उस कोशिका के अंदर घुस जाती है और बहुत बड़े आकार की हो जाती है, और उस कोशिका में जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये जिस भी कोशिका में कोई बैक्टीरिया या जीवाणु होता है,
कोई रोगाणु होता है उस कोशिका में घुस जाती है और उत्तकों और कोशिकाओं में घुसकर काफी बड़ी हो जाती है, जिसे बृहद्भक्षकाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बृहद्भक्षकाणु भी कहते हैं। और ये बृहद्भक्षकाणु रोगाणुओं का भक्षण कर देती है, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का मतलब है दोस्तों कि जब भी कोई रोगाणु शरीर पर अटैक करेगा तो जो सबसे पहली जो लाइन खड़ी होगी हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए, वो कौन सी होगी? मोनोसाइट्स की होगी, एक केंद्रकाणु की। सबसे पहले एक केंद्रकाणु आएगी। ये क्या बोलेगी? एक केंद्रकाणु न्यूट्रोफिल को बोलेगी तुम हटो, बेसोफिल्स को बोलेगी तुम हटो, सब हट जाओ, मैं जाऊंगी इन रोगाणुओं से लड़ने। पहले सबसे पहले रोगाणुओं से लड़ने की पंक्ति कौन बनाती है? एक केंद्रकाणु बनाती है। तो प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। ये WBC का कितना होती है? 5% होती है। एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों 6 से 8% लिखा हुआ है। और अब आ रही है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो एग्रेन्युलोसाइट या कणिकाणु है वो कौन सी है? लसीकाणु। कौन सी है? लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इसका निर्माण किसमें होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है दोस्तों। कहां पर होता है इसका निर्माण? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। थाइमल नहीं है, थाइमस है। इसका निर्माण कहां पर होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। एक सेकंड, थाइमस, इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि में होता है। WBC की 20 से 25% होती है। ये दो प्रकार की होती है, यह है इंपॉर्टेंट बात। WBC जो ये लसीकाणु होती है ना, एक दो प्रकार की होती है। कौन सी? बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कितने प्रकार की है ये? दो प्रकार की है। दो प्रकार की है। कौन से हैं ये दो प्रकार? बी लसीकाणु, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। बी लसीकाणु और टी लसीकाणु, ठीक है। जो बी लसीकाणु होती है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी क्या होती है? सुनो, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है। जो भी कोई बैक्टीरिया या रोगाणु हमारे शरीर में घुसता है ना हमें बीमार करने के लिए, वो हमारे शरीर के लिए हिंदी में कहूं तो प्रतिजन कहलाता है और इंग्लिश में कहे तो एंटीजन कहलाता है। और हमारे शरीर में भी कुछ कोशिकाएं बनती है उस प्रतिजन से लड़ने के लिए, जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। और प्रतिरक्षी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बी लसीकाणु। बी लसीकाणु क्या करती है? रोगाणुओं को मारने के लिए क्या बनाती है? प्रतिरक्षी बनाती है, ठीक है। और ये प्रतिरक्षी क्या काम करती है? ये प्रतिरक्षी प्रतिजन को मारने का कार्य करती है, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है। जबकि टी लसीकाणु क्या करती है? टी लसीकाणु ज्यादा कुछ नहीं कर रही। ये तो टी लसीकाणु प्रतिरक्षी नहीं बनाती है, प्रतिरक्षी नहीं बनाती है, बल्कि टी लसीकाणु तो केवल बी लसीकाणु की सहायता करती है। तो यहां तक तो आ गई होगी आपको बात समझ में। अब अपन क्या पढ़ेंगे? एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर पट्टिकाणु। जो रक्त के अंदर तीसरी प्रकार की जो कणिकाएं होती है उसे प्लेटलेट्स या रुधिर पट्टिकाणु कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है इसके अंदर, खोखली होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त। मतलब कि अगर रक्त को फैला दें तो 1 मिलीमीटर एरिया में केवल कितनी प्लेटलेट्स आएगी गिरने पर? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स पाई जाती है। मतलब कि 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है इनकी संख्या। 1 मिलीमीटर रक्त में कितनी है? 3 लाख। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि एनसीईआरटी की बुक में कितनी दी हुई है? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन होता है। प्लेटलेट बनती कहां पर है? वही बताया था ना, हड्डियां खोखली होती है, हड्डियों में लिक्विड भरा रहता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, और वो लिक्विड ही बनाता है ये आरबीसी और
WBC और प्लेटलेट्स निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नष्ट कहां होती है, ये विघटन कहां होता है दोस्तों इसका, ये नष्ट होती है प्लीहा में में, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, रुधिर का थक्का बनाना। जैसे ही चोट लगती है, चोट से खून बहने लग जाता है और खून के साथ में प्लेटलेट्स भी बाहर आने लग जाती है। और ये प्लेटलेट जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, प्लेटलेट्स टूटने लग जाती है और प्लेटलेट से एक केमिकल निकलता है। वो केमिकल खून को गाढ़ा करके जमा देता है और रुधिर का थक्का बन जाता है और चोट से रुधिर बहना बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने किसके बारे में पढ़ा, रक्त के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, रजिस्टर लेकर बैठे, नोट्स बनाएं दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रुधिर समूहों के बारे में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।